Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency questions from the chapter Bholi written by K.A. Abbas. In order to do the competency questions, it's important to be very familiar with the theme. So let's quickly understand the theme and the important points of the chapter. अब इस चैप्टर के इस स्टोरी के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दैट इज़ ऑब्वियसली भोली, भोली के पापा रामलाल, भोली की मदर, भोली की स्कूल टीचर एंड देन बिशंबर जो भोली के प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड हैं, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी? ये जो स्टोरी है इट इज एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ पेरेंटल निग्लेक्ट, negligence towards physically disabled, dowry, confidence and self assertion, and even women education. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स, ये सारी इनकी सब थीम्स हैं. इट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट सोशल इवल्स कंसर्न्ड विद वुमेन, राइट? पेरेंटल निग्लेक्ट, भोली के पेरेंट्स उसको निग्लेक्ट करते हैं. वाई? बिकॉज वो एज्यूम करते हैं कि शी हैज़ डैमेज सम पार्ट ऑफ अ ब्रेन. मतलब वो उसको सिम्पलेटन मानते हैं. सिम्पलेटन को हिंदी में सिद्धरा बोला जाता है. ये वो बच्चे होते हैं जो कनिंग नहीं होते हैं, जो बड़े सिंपल होते हैं. उनको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग के बियॉन्ड नहीं जाना आता है, राइट? तो इनको हम सिम्पलिटन बोलते हैं. तो बिकॉज द थिंग शी इज मेंटली, शी हैज डैमेज हर ब्रेन समहाउ, तो वो उसको बुरी तरह से निग्लेक्ट करते हैं. फिर उसके बाद जब हम थ्रू द चैप्टर हमारे पास थीम्स आती हैं. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन अगेन इन एजुकेशन फील्ड, डाउरी का ईवल आता है, और हाउ एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन. तो ये सारे इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस चैप्टर हैं. अगर थीम्स ये हैं, देन व्हाट आर द वैल्यूज वी विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? First, we understand that nobody is perfect. Second, we understand the importance of self-confidence. Third, हमें समझ में आता है कि external beauty is not everything. Real beauty lies inside our soul. अब इस पॉइंट को लेकर फॉर एन ग्रेगरी का आपका कंपैरिजन हो सकता है. एन ग्रेगरी बहुत ब्यूटीफुल थी, और हमारी सुलेखा जो थी, इनिशियली जब वो पैदा हुई तब वो बहुत फेयर थी, बट बिकॉज शी कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल पॉक्स तो उसके चेहरे पे ब्लैक धब्बे आ गए थे, तो वो बहुत अगली लगने लग गई थी, राइट? बट अगेन इस चैप्टर का थीम है कि वो एक्सटर्नली अगली लग रही थी, but internally she was very beautiful with a very beautiful soul. Then next is self assertion. Self assertion का मतलब होता है अपने rights के लिए आवाज उठाना. And then हमारे को जो सीखना है, जो बहुत important है, that mistreatment by parents is wrong. Whatever the reasons, parents should never neglect their child. Now a quick summary of the chapter. भोली का रियल नेम सुलेखा था, बट उसको सब भोली बोलते थे. उसका रीज़न ये था कि बचपन में एक तो वो कॉट से गिर गई थी, जिसके कारण उनको लगता था शी हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ अ ब्रेन. दिस हैपेंड व्हेन शी वाज जस्ट शी वाज वेरी यंग. उसके बाद जब वो 2 इयर्स की थी, शी सफर्ड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, जिसके कारण उसके चेहरे के ऊपर पॉक मार्क्स रह गए थे. अब जब वो थोड़ी बड़ी हुई, शी वॉज अ लेट स्पीकर, और जब बोलना सीखा भी तब वो स्टैमर करती थी बोलते हुए. तो एवरीवन इन द फैमिली इग्नोर्ड हर. इस कदर इग्नोर था कि वेदर शी हैड बेथ्ड और नॉट, किसी को फर्क नहीं पड़ता था. कोई उसके बालों में ना ऑयल लगाता था, ना उसके बाल को कूम करता था, ना ही कोई उसको क्लीन क्लोथ्स पहनाता था. मतलब देयर वाज कंप्लीट निग्लेक्ट ऑफ भोली. अब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ के एक तहसीलदार रामलाल के घर आए, और उन्होंने उसको बोला कि हम विलेज में गर्ल्स स्कूल बना रहे हैं, और तुम्हारी तो बहुत बेटियां हैं, तो तुम उनको स्कूल भेजो. अब ये बात सुन के भोली के पेरेंट्स जो थे वो बड़े मुश्किल में आ गए, क्योंकि उस ज़माने में अगर लड़कियों को पढ़ाया जाए लिखाया जाए तो उनकी शादियां नहीं होती थी. उसका रीज़न ये था, वो बिलीव करते थे
कि अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो वो घर के काम नहीं करेगी, राइट? उस टाइम पे लड़कियों का एक ही काम होता था, टू गेट देम मैरिड ऑफ, एंड द गर्ल वाज सपोज टू टेक केयर ऑफ द द हाउस चोर्स, घर फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना। तो ये उनकी सोच थी। तो अब करे क्या? अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, और सबसे छोटी जो थी वो थी भोली। एंड मोर ओवर रामलाल वॉज ऑल्सो वेरी प्रॉस्परस फार्मर, ये मैं इनिशियली बताना भूल गई। बट एनीवेज, अब जब तहसीलदार ने बोला कि मतलब आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए, तो अब वो दुविधा में आ गए, कंफ्यूजन में आ गए कि अगर हमने भेजा अपनी बेटियों को स्कूल तो उनकी शादी नहीं होगी। तो मदर ने सजेस्ट किया कि हम ना भोली को भेज देते हैं, वो तो वैसे ही शी इज अ सिंपलेटन, और ऊपर से इतनी अगली है तो उसकी शादी तो होनी नहीं है, बट एटलीस्ट दिस वे वी विल सेव आवर फेस। अब जब भोली को स्कूल लेके जाया गया, पहले तो वो डर गई कि उसको शायद उसकी काऊ लक्ष्मी की तरह सेल करने जा रहे हैं। बट जब उसको नहलाया गया, न्यू कपड़े पहनाए गए, उसके बाल अच्छे से ऑयल करके कॉम्ब किए गए, तब उसको लगने लगा कि मुझे इतना तैयार करके लेकर जा रहे हैं तो ज़रूर इस घर से बेटर जगह होगी। एनीवेज, वो पहले दिन स्कूल जाती है और वहाँ पे टीचर इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ भोली। जब वो भोली से नाम पूछते हैं तो भोली रो पड़ती है, बट टीचर में बहुत पेशेंस है, शी इज़ वेरी लविंग। वो भोली को बहुत प्यार से कंसोल करते हैं और उसको एश्योर करते हैं कि अगर भोली रोज स्कूल आएगी, देन वेरी सून शी विल बी एबल टू रीड द बिग बुक्स। अब यहाँ पे कहानी जो ख़त्म होती है, दिखाया है टाइम पास होता है, और ये जो छोटा सा विलेज है ये अब बड़ा हो गया है, भोली भी बड़ी हो गई है, और अब उसके लिए एक रिश्ता आया है। अब रिश्ता किसका आया है? एक 50 ईयर ओल्ड मैन का रिश्ता आया है, जिसकी ऑलरेडी हिज फर्स्ट वाइफ हैज डाइड, ही हैज चिल्ड्रन हु आर एल्डर देन भोली, ऊपर से वो लेम है, लंगड़ाता है, वो लिम्प करता है। तो किसी भी हिसाब से वो भोली के लिए अच्छा रिश्ता नहीं था, बट बिकॉज द पेरेंट्स बिलीव कि भोली की कभी शादी नहीं हो सकती, तो वो इस किस बिशंबर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब भोली बातें सुन लेती है, शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, बट अपने पेरेंट्स की विशेस का रिस्पेक्ट करते हुए वो बिल्कुल भी मना नहीं करती है, शी एग्रीज टू द मैरिज। अब जिस दिन शादी होती है, बिशंबर जो है वो बारात लेकर आता है और गार्लैंड्स पहनाने वाले होते हैं, व्हेन ही सीज हर फेस that it is filled with pockmarks, and he refuses to marry her without getting a dowry of 5,000 rupees. तो भोली के पापा अपनी पगड़ी उसके सर में रखते हैं कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, एंड दैट इज व्हेन भोली स्पीक्स अप। वो बोलती है, मुझे ही इस इंसान से शादी नहीं करनी है, मैंने तो सिर्फ शादी के इसलिए हाँ बोली थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू ऑनर माई पेरेंट्स विशेस, बट अगर ये इंसान मेरे ही पेरेंट्स को इंसल्ट करेगा तो मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। जो लोग थे वहाँ पे वो भोली को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। उसकी वहाँ पे टीचर भी थी, बट भोली ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने ये बोला कि मैं टीचर बनूंगी, आप और मैं अपने पेरेंट्स की ओल्ड एज में उनका ध्यान रखूंगी। और उसने अपनी टीचर की तरफ देखा एंड टीचर ओनली स्माइल्ड। Now, the smile of the teacher is very important. It shows that she believed in Bholi, she agreed with Bholi, she endorsed Bholi. वो भोली की बातों से सहमत थे। उनका स्माइल, उन्होंने बोला कुछ नहीं, बट उनकी स्माइल से हमें ये सारी बातें समझ में आती हैं। And this is where the chapter ends. Again, as I've told you in all videos कि मैंने बहुत ब्रीफ समरी दी है, डिटेल में नहीं गई हूँ, बहुत सारे डिटेल्स हैं जो रह गए हैं। अगर आप डिटेल्स चाहते हो तो आपको रिवीजन वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। So now, since we have understood the chapter and the theme, so let us quickly discuss the title. भोली जो है वो हमारी प्रोटैगनिस्ट है। भोली इसलिए उसको बोला जाता था क्योंकि बचपन से लोग उसको सिंपलेटन मानते थे।
जब वो सिर्फ 10 मंथ्स की थी तब वो कॉट से गिर गई थी और लोग बिलीव करते थे कि उसका ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो अफेक्ट हो गया है। तो शी वॉज अ स्लो लर्नर और इसीलिए उसको भोली बोला जाता था। सो विद दिस लेट अस क्विकली जंप इनटू द क्वेश्चंस। So the first question is, Ramlal was worried about Bholi as she didn't have good looks. Counter the belief that it's important for a girl to be good looking and give a reason for the same. अब रामलाल क्यों परेशान थे? क्योंकि उसके गुड लुक्स नहीं थे, भोली वॉज नॉट गुड लुकिंग और उसकी शादी शायद इस कारण से ना हो पाए आसानी से। अब हमने इस बिलीफ को काउंटर करना है। काउंटर मतलब हमने बताना है कि ये गलत बिलीफ है, ऐसा कुछ नहीं होता और मतलब गर्ल्स का गुड लुकिंग होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और हमें इस काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए रीज़न भी देना है। तो रीज़न क्या है? अगर हम देखें आज की दुनिया में तो गर्ल्स कैन अर्न एट पार विद द बॉयज़। कैन अर्न एट पार विद द बॉयज़ का मतलब है जिस लेवल पे बॉयज़ कमाते हैं उतना ही गर्ल्स भी कमाने की क्षमता रखती हैं। गर्ल्स घर की शोपीस नहीं है, वो किसी पे आज बर्डन नहीं है। इसीलिए लड़कियों को हमेशा गुड लुकिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात मानी जाती है कि अगर लड़का का अपीयरेंस अच्छा है, उसकी हाइट है, फिजिक है, अगर वो उसका स्टेटस हाई है, तो वो गुड लुकिंग गर्ल को ही पसंद करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आजकल फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा इंटरनल क्वालिटीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो इट इज़ completely wrong if you believe that a good looking girl will always have if a girl will always have to be good looking, तो ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत है। अब गर्ल की लुक की बजाय उसका इंटेलिजेंस, उसका कॉन्फिडेंस आज के ज़माने में ज़्यादा मैटर करता है यूथ को। गर्ल्स को रिकग्नाइज किया गया है, प्रेस किया गया है फॉर देयर वर्क rather than for their appearance. Next question is, how did you feel when you read about Bholi being ignored and ill-treated by her parents as a child? आपको कैसे महसूस हुआ जब आपने देखा कि भोली के पेरेंट्स ही उसको इग्नोर और इल ट्रीट कर रहे थे? तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई बच्चा होगा जो बोलेगा आई फेल्ट गुड। वी ऑल फेल्ट बैड अबाउट हर पेरेंट्स इल ट्रीटमेंट। शी वॉज अनफॉर्चुनेट दैट डेस्टिनी डिड नॉट फेवर हर। डेस्टिनी उसको फेवर कैसे नहीं किया? शी वॉज बॉर्न अ वेरी फेयर एंड ब्यूटिफुल गर्ल, बट 10 महीने की उम्र में वो कॉट से गिर गई। शी डैमेज सम पार्ट ऑफ अ ब्रेन। देन इट बिकेम इवन वर्स व्हेन शी कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2, जिसके कारण उसका सारा चेहरे पे ब्लैक कलर के मार्क्स आ गए। अब ये चीज़ों के अलावा जो पेरेंट्स का डिजेक्शन था, उसने इस सिचुएशन को और भी वर्सन कर दिया और उसको और भी पीछे धकेल दिया। जब पेरेंट्स बच्चों में कमियां देखते हैं, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शैटर हो जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू ओवरकम द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भर जाता है। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। कभी भी पेरेंट को अपने बच्चों के किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन एबिलिटी एंड पेरेंट्स शुड ऑलवेज वर्क टू अपलिफ्ट देयर चाइल्ड। अब यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट की मदर के साथ भी कंपैरिजन आ सकता है कि एक की मदर ऐसी है और दूसरे की मदर ऐसी है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस एक्सट्रापोलेशंस। Okay, next question. Do you think Bholi could have confidently refused to marry Bishambar if she weren't educated? Give reasons. क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर भोली को पढ़ाया ना गया होता तो क्या वो इतने कॉन्फिडेंस से बिशंबर से शादी करने से इनकार कर सकती? इसके हमें कारण बताने हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर भोली को एजुकेशन ना मिली होती तो उसमें कभी भी इतना करेज ना आता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता टू रिफ्यूज टू मैरी द पर्सन, द ग्रूम ऑफ अ पेरेंट्स चॉइस।
मस्टर का मतलब है इकट्ठा करना, उसमें कभी इतनी जुर्रत ना होती, इतनी हिम्मत ना होती कि वो मना कर सके। अब क्योंकि वो अर्न कर सकती है, शी इज़ एजुकेटेड, तो उसमें अर्न करने की कैपेसिटी है। अर्न करेगी तो वो अपने पेरेंट्स को फीड कर सकती है, उनका ध्यान रख सकती है। फीड का मतलब सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता, इट बेसिकली मीन्स टेकिंग केयर ऑफ द डेली नीड्स। अब वो ये दोनों काम कर सकती है विद सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड दैट इज व्हाट गेव हर द कॉन्फिडेंस टू रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। Next question. How would you have reacted if you were one of the guests witnessing Bholi's wedding when she refused to marry Bishambar Nath? अब ये क्वेश्चन जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। लोग जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा भोली को गलत बातें बोली। उन्होंने उसको शेमलेस क्रीचर कहा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दैट शी वाज नॉट केयरिंग फॉर हर पेरेंट्स ऑनर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका रिएक्शन क्या होता उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली वी आर एजुकेटेड पीपल, वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो we would have supported Boli's decision. We would have praised her for displaying courage and boldness to stand against the orthodox society. Next question. Do you think Boli's father would have agreed to the match if her mother hadn't insisted upon it? Why not? अब चैप्टर की जब हम रीडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि भोली के फादर डाउटफुल थे। उनको ग्रूम की उम्र से लेकर, एज से लेकर बड़ी परेशानी थी कि भोली बहुत छोटी है और जो लड़का है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। बट मदर ने इंसिस्ट किया, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स आर्ग्यूमेंट्स दिए कि भोली से कौन शादी करेगा, हमारे को इसकी शादी तो करनी है। तो जो लड़का भी मिले, उसने कभी भोली को देखा नहीं है, अगर देखा होता तो वो कभी शादी ना करता। तो अगर वो शादी करने को तैयार है तो हमें उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो मदर के आर्ग्यूमेंट्स ने उनको कन्विंस किया दैट ही शुड गेट हिज डॉटर मैरिड टू बिशंबर, otherwise I don't think that he would have agreed to the proposal. मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। मदर ने सिर्फ बिशंबर की एज और उसके लिंपिंग फैक्टर्स को इग्नोर नहीं किया, बट उन्होंने भोली को भी एक डम्ब काउ बोला। डम्ब काउ का रेफरेंस है कि ये तो गाय है, इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है, ये क्या बोल सकती है, ये तो वैसे ही नहीं कुछ बोल सकती, तो ये क्यों शादी के लिए मना करेगी। तो ये हमारे को मदर की पिछड़ी हुई सोच के बारे में भी बताता है। The next question is Bholi's parents accepted the match for her, though Bishambar Nath was nearly the same age as Bholi's father. Bholi also accepted her parents' decision without voicing her opinion. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बिशंबर नाथ की जो एज थी वो बिल्कुल भोली के फादर के ही ऑलमोस्ट उम्र का था। भोली ने भी अपने पेरेंट्स का डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया। अब ये तो उन्होंने आपको क्यों दिया है। अब इस क्यू के ऊपर उन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द सोशल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में सोशल कंडीशन क्या है, लोगों की सोच क्या है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक दीज प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस्ड। अब जो सोशल कंडीशन है ये एक प्रॉब्लम है, तो हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि गर्ल्स हमेशा से सोसाइटी में एक बर्डन कंसिडर की गई हैं ऑन देयर पेरेंट्स। उनको किसी भी मैटर के लिए कंसल्ट नहीं किया जाता है, इवन इफ इट इज़ इन सिलेक्टिंग देयर लाइफ पार्टनर। अर्लियर जो पुराने ज़माने की गर्ल्स थी वो भी इस चीज़ को अपनी किस्मत, अपना फेट समझकर मान लेती थी और कभी भी अपनी आवाज़ नहीं उठाती थी अगेंस्ट एनी डिसीजन, अगेंस्ट एनी पार्शियलिटी। पेरेंट्स ने जो बोला, जो लड़कियां होती थी वो चुपचाप से फॉलो करती थी। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन एजुकेशन, चैप्टर की थीम भी एजुकेशन है और रियलिटी भी एजुकेशन है कि एजुकेशन इज द ओनली वे
दैट वी कैन क्योर दीज इवल्स। हम सोसाइटी में से ये सोच को ख़त्म कर सकते हैं। लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो मेन हैं और जो वुमेन हैं, दे हैव इक्वल राइट्स। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। Next question, you have read the quote. A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. अब इस कोट का मतलब क्या है कि जो टीचर का अफेक्ट है ना वो इटर्निटी तक है। टीचर कभी नहीं बता सकता कि उसका इन्फ्लुएंस कहाँ जाकर रुकेगा, राइट? छोटी छोटी बातें होती हैं जो लोगों को, बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देती हैं। वो आगे चल के कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट कमेंट ऑन द रोल ऑफ भोली's टीचर इन हर लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। भोली की टीचर का क्या रोल है भोली की लाइफ में? आपने इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो सबसे पहले भोली की टीचर ने क्या किया था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ भोली स्कूल? उन्होंने उसमें उसको सपोर्ट किया था, उसमें कॉन्फिडेंस शो किया था, उसको उसके स्कूल लेसन्स में मदद किया था। और ये ये प्रूव करता है कि जो टीचर है वो इटर्निटी तक उनका अफेक्ट रहता है। शी अफेक्ट्स इटर्निटी। उनका ही इन्फ्लुएंस था जिसने भोली को डिफरेंशिएट करना सिखाया था बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। It was only because of her guidance, her education that भोली could speak boldly। बिना डरे वो सबके सामने बोल पाई थी। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बट अपने पेरेंट्स का ऑनर, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट भी मेंटेन किया था। Next question. You and your friend have a conversation about prevalent discrimination between boys and girls even today. आप और आपका फ्रेंड जो है वो बातें कर रहे हो अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ प्रेवलेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इवन इन द वर्ल्ड टुडे। इस ज़माने में भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब आपने इस डायलॉग को लिखना है और उसके लिए आपको क्यों दिया गया है। फ्रेंड, आई डोंट थिंक डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ जेंडर इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। फिर आपने इसको एंडोर्स करते हुए इसमें सहमति भरते हुए अपना कमेंट लिखना है जिसको आगे फ्रेंड रिस्पॉन्ड करेगा, यस आई एग्री दैट वी आर इन द 21st सेंचुरी। इट कंटिन्यूज ब्लेटेंटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इवन दो हम 21st सेंचुरी में हैं बट आज भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ब्लैटेंटली, ओपनली बहुत पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ये डायलॉग फॉर्म है, कॉन्वर्सेशन है, तो अगेन आपने फ्रेंड कॉलन, यू कॉलन, इस तरह से लिखना होता है। तो जब आपको फ्रेंड ने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चलता है, पास्ट में नहीं रह गया है, इट इज़ प्रेवलेंट इवन टुडे, तो आप उसको एंडोर्स करते हुए बोलोगे हाँ, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और आज भी गर्ल्स एंड बॉयज़ आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। फिर वो अगेन जो क्यू हमें दिया है वो बोलेगा कि यस, 21st सेंचुरी में बड़े ओपनली, बड़े ब्लैटेंटली मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये चल रहा है। फिर आप बोलोगे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर में कई फैमिलीज हैं जो सुधर गई हैं, जो अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, बट देर आर स्टिल सम स्टेट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। और आगे हमने इस बात को इलैबोरेट करना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ कर रही है टू कर्ब, टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस, but 100% equality can be brought in only when each and every person in society participates। तो फ्रेंड अब पूछेगा हम क्या कर सकते हैं, तो आप बोलोगे अगेन द आंसर इज एजुकेशन। हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है अमंग एडल्ट्स टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन between the boys and the girls, and the friend will endorse your view, I think you are right, and this way you can develop your conversation। Next question, which character traits of Bholi have had an everlasting impression on you and why? भोली की कौन सी कैरेक्टर ट्रेट है जिसने आपके ऊपर एवरलास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा है
और क्यों आपको ये ट्रेट इतनी पसंद आई? तो भोली की टीचर ने जब उसका नाम बोला, उसने स्टैमर किया। वो अपना नाम तक नहीं बोल पाई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। अब इस बात को लेकर सारे बच्चे उस पे हंसने लगे, बट भोली डिड नॉट गिव अप। उसकी टीचर के एनकरेजमेंट से, अपने डिटर्मिनेशन से, शी बिकेम बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। उसका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, दैट इज व्हाट हैज इम्प्रेस्ड अस अ लॉट, राइट? नेवर गिव अप एटीट्यूड का मतलब होता है, कभी हार नहीं मानना। जितनी मर्जी बार आप गिरो, आप हर बार खड़े हो जाओगे दोबारा से। सो दैट इज नोन एज टू नेवर गिव अप एटीट्यूड। Next question. After reading Bholi's story, you decide to write a blog on the importance of educating the girl child and how it empowers her. Write that blog expressing your views. ब्लॉग राइटिंग की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, न्यूएंसेस के लिए आप वो देख सकते हो। ब्लॉग इज बेसिकली एन आर्टिकल वेयर यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, योर थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। रिटन होता है, बट आपके फीलिंग्स होते हैं, आप उसमें अपने ओपिनियंस बताते हो। तो ये कुछ न्यूएंसेस हैं, राइट? इसका टाइटल होता है जस्ट लाइक एन आर्टिकल, इसका भी एक टाइटल होता है। अब आपने ब्लॉग किस पे लिखना है? द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड। अब ये टॉपिक आपके मन में कब आया है? आफ्टर यू रेड भोली स्टोरी। आपने बताना है कि एजुकेशन गर्ल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से एजुकेशन गर्ल को एम्पावर करती है। तो अब आप अपने ब्लॉग में क्या लिखोगे? एम्पावर की बात आई है तो हम उसी को उठाएंगे, द पावर ऑफ एजुकेशन। फिर आप बताओगे कि मैंने कल भोली की कहानी पढ़ी, शी वॉज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड, और मुझे इट प्रोवोक्ड मी, मुझे बहुत गुस्सा आया to think to rethink the importance of education, especially for a girl child। मतलब हमारी सोसाइटी में गर्ल एजुकेशन को लेकर कितना डिस्क्रिमिनेशन है, ये सोचकर मुझे गुस्सा आ गया। लोग कहते हैं कि टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी, यू नेवर नो हाउ मच द इम्पैक्ट लास्ट। टीचर का इम्पैक्ट कहाँ तक लास्ट करेगा, कोई नहीं अंदाजा लगा सकता। मोर ओवर, जो मदर होती है, शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। अगर मदर एजुकेटेड होगी तो वो पूरे फैमिली के थॉट प्रोसेस में इम्पैक्ट कर सकती है, डिफरेंस लेकर आ सकती है। जो एजुकेशन है वो हमारे इंटेलेक्ट को ब्रॉडन करता है, हमें ज़्यादा अवेयर बनाता है। तो हम सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि हम पूरे सोसाइटी को डोमिनेटिंग मेन से बचा सकते हैं। अब भोली के पेरेंट्स जो थे, दे वर मैरिंग हर ऑफ टू अ लेम, ग्रीडी एंड मिडिल एज्ड मैन, बट बिकॉज भोली वॉज एजुकेटेड, तो उसके कारण शी बिकेम केपेबल ऑफ रेजिंग हर वॉइस अगेंस्ट इट। वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि शी कुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चैलेंजिंग द एज ओल्ड स्टीरियोटाइप्स। एज ओल्ड स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है जो पुराने ज़माने की धकियानूसी बातें हैं, जो लोगों का माइंडसेट है, जो उसको वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। बट भोली में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो ये सोच को चैलेंज कर सके। आज विमेन जो हैं वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, वो उतने ही पैसे कमा सकते हैं जितने के मेल्स। और हमारे को ये जो गैप है, और वी नीड टू नैरो द गैप ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाय एजुकेटिंग आवर गर्ल चिल्ड्रन। बेटा, ये ब्लॉग मैंने आपको सिर्फ एक सैम्पल के लिए दिया है। आप इसमें अपने हिसाब से बहुत कुछ ऐड भी कर सकते हो और काफ़ी कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लीव भी कर सकते हो। Next question. Imagine you are Bholi and you have been invited by a girls' secondary school in another village to address a group of students about being independent, fearless, and breaking stereotypes. Write that speech. अब क्वेश्चन है कि आपको एक गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में बुलाया गया है। आपने इमेजिन करना है कि आप भोली हो और आपने इस स्कूल में जाके एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है ऑन द टॉपिक अबाउट बिकमिंग इंडिपेंडेंट, बिकमिंग फियरलेस एंड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब वही पुरानी सोच को तोड़ना।
तो आपको ये स्पीच लिखनी है। तो नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द स्पीच एज आई सेड बिफोर। आप अपने इमेजिनेशन से और भी इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। तो speech will always start with an address. Hello students, it is an honor to stand here and share my life experiences with you. आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल हूँ, बट पहले ऐसा नहीं था। आई वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट। दिस हैपेंड, आई बिकेम कॉन्फिडेंट ओनली आफ्टर आई जॉइंड द स्कूल। पहले मैं डरपोक थी, आई वॉज फियरफुल, मैं डिपेंडेंट थी, मेरे में बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं था। मैं बहुत बातों से इग्नोरेंट थी और सबसे बड़ी बात है, आई वॉज अ स्टैमरर। बट मेरे स्कूल ने मुझे हेल्प किया टू गेट एजुकेशन। मेरी टीचर ने मुझे सपोर्ट किया इन ब्रिंगिंग आउट माई हिडन कॉन्फिडेंस। एजुकेशन एक वेपन है। वो यू नो आपको एजुकेशन से एक चांस मिलता है टू एक्सप्लोर योर लेटेंट टैलेंट्स। लेटेंट का मतलब होता है डॉर्मेंट, जो आपने अभी तक ढूंढे नहीं है, अभी तक जिन टैलेंट्स का आपको पता नहीं है। तो एजुकेशन आपको एक्सप्लोर करने का मौका देता है अपने लेटेंट टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज को। और इसीलिए एजुकेशन आपको फियरलेस बनाता है। जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आप 2 बार सोचते हो बिफोर यू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ ओल्ड थॉट प्रोसेस जो सोसाइटी हमारे ऊपर एनफोर्स करती है। अब एजुकेशन के कारण ही आई वाज, अब आप भोली की तरफ से बोल रहे हो ना, तो आपने यही बोलना है कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन दैट आई कुड गैदर अप द करेज टू रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन, जिसने मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती की थी, उनको डिसग्रेस किया था। आज मैं अपने भाइयों की तरह कमा सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ। एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से, यू मस्ट एजुकेट योरसेल्फ एंड शो योर रियल वर्थ टू द वर्ल्ड। एंड देन स्पीच में आपको थैंक यू या गुड लक टू ऑल ऑफ यू इस तरह से कुछ बोलकर एंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोली बिकम अ मास्टरपीस? भोली जो सिंपलेटन थी वो अब एक मास्टरपीस कैसे बन गई? तो उसका सिंपल आंसर है कि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द टीचर। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड अ simpleton girl into a well behaved and confident girl. भोली स्टैमर करती थी, उसको बैकवर्ड उसको सिद्धरा सिंपलेटन कंसिडर किया जाता था। बट टीचर ने उसमें इतनी मेहनत करी, उसको इतना ट्रांसफॉर्म किया कि अब वो बहुत स्ट्रांग बन गई थी मेंटली, वो बहुत वेल एजुकेटेड थी, और उसको पता था, शी वॉज अवेयर ऑफ हर ओन स्पेशल प्लेस इन सोसाइटी। So that is how Bholi became a masterpiece. Okay, next question. Bholi found her teacher to be different from others. How? टीचर दूसरों से कैसे डिफरेंट थी, ये हमें बताना है। अब इनिशियली क्या था, भोली को हर कोई निग्लेक्ट करता था, हर बार उसका मजाक उड़ाया जाता था। बट उसकी जो टीचर थी वो उन सब लोगों से डिफरेंट थी, क्योंकि टीचर ने बड़ी अफेक्शनेटली उससे बातें करी। वो टीचर बड़ी उसके साथ पोलाइट थी। घर में उसको कोई अफेक्शन नहीं दिखाता था, हर बार लोग उसके साथ रूड होते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। अब जब टीचर ने भोली के साथ इंटरैक्ट किया तो उनकी आवाज़ जो थी वो बड़ी काम थी, बड़ी सूदिंग थी। ऐसी आवाज़ नहीं थी जिससे भोली डर जाए या भोली को लगे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस तरह की आवाज़ ने, जो टीचर का डिमीनर था, बिहेवियर था, उसने भोली के दिल को छुआ। टीचर ने भोली को बहुत सारी एनकरेजमेंट दी, बहुत सारा इंस्पिरेशन दिया, जो भोली को अपनी फैमिली से नहीं मिल रहा था। So it was because of all these reasons that she felt that the teacher was different from the others. Okay, we have now come to the last slide. इसमें कुछ questions हैं जो आपके बोर्ड questions हैं। मैंने इनके आंसर्स इंक्लूड नहीं किए हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिस्कस्ड इन सम फॉर्म और द अदर अभी हमारे इसी वीडियो में। So the first question was, first question is, education is always a great asset to the in the life of a woman. How did Bholi, an educated girl, face the challenge posed by Bishambar's greeds? तो इसमें क्लियर होता है हमारे को
दैट भोली ने शादी करने से मना किया। उसने कहा कि तुमने मेरे पेरेंट्स को डिसग्रेस किया है, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैं बल्कि एजुकेटेड गर्ल हूँ, मैं एक टीचर बन के अपने पेरेंट्स का ध्यान रखूँगी। सो दिस इज़ हाउ शी फेस द चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोली वॉज बिलीव टू बी अ डम काउ। What turned her into a fearless, bold and confident girl? ये हमने अभी इससे पहली वाली स्लाइड में ही आंसर किया है. It was the teacher. The compassion, the encouragement, the support of the teacher turned her into a fearless, bold and confident girl. आप उस आंसर के हिसाब से इसको और भी ज़्यादा इलेबोरेट कर सकते हो. Next question, education is considered the most important tool for empowering women in the society. It plays an important role in social and cultural development. Prove the above statement in the light of the story Bholi. Ab, education was the main reason that Bholi knew her rights. She had the courage, the confidence to speak up for what was right. उसने अपने पेरेंट्स को ऑनर करते हुए बिशंबर से शादी करने के लिए तो एग्री किया, बट जब बिशंबर ने उसी ऑनर को डिसग्रेस किया, तब उसने उसके अगेंस्ट जाके शादी से मना कर दिया. अब भोली ने जो कदम उठाया, दैट वाज अ ग्रेट चेंज फॉर द सोसाइटी. इट वाज अ ग्रेट चेंज इन द सोशल, इट विल ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. उसमें डेवलपमेंट होगी. तो इसीलिए ये चेंज क्यों आया भोली में? इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन. सो एजुकेशन को हम बड़ा इम्पोर्टेंट टूल मानते हैं फॉर एम्पावरिंग women in the society. Okay, next question. Destiny had been cruel to Bholi, yet she made a place for herself in a conservative society. तो डेस्टिनी वॉज 100% क्रूअल. वही उस गिर गई कॉट से 10 महीने पे, पॉकमार्क्स, उसके स्मॉल पॉक्स हो गया, तो ये सब डेस्टिनी था. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, शी मेड अ प्लेस फॉर हर सेल्फ इन द कंजर्वेटिव सोसाइटी. अब इस पॉइंट को आपने डिस्कस करना है. तो हाउ डिड शी मेक अ प्लेस फॉर हरसेल्फ? इट वाज थ्रू हर एजुकेशन. द क्रेडिट ऑफ भोलीज ट्रांसफॉर्मेशन टू सुलेखा गोज टू हर टीचर. अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. पूरे चैप्टर में भोली को भोली बोला जा रहा है, बट लास्ट में जाके चैप्टर के एंड में भोली को सुलेखा बोला जा रहा है. तो ये जो ये ऐसा क्यों किया है? इट इज़ टू ड्रॉ अटेंशन टू हर ट्रांसफॉर्मेशन, कि भोली अब भोली नहीं रही है. शी हैज़ बिकम समवन वेरी इंटेलिजेंट. शी हैज़ बिकम सुलेखा. अब इसका जो क्रेडिट जाता है वो टीचर को जाता है. तो आपने इसी पॉइंट को इलैबोरेट करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है with instances from the text. Again, we have already discussed this answer in another form. तो आप उस आंसर को you can refer to it. Okay, next, imagine you are Bholi and you have been invited to give a speech on the importance of girl education. Write a speech on girl education and empowerment. ये भी हमने कर लिया है, आप वही आंसर लिख सकते हो. After reading the story Bholi, you find her to be a role model for village girls. Discuss. भोली विलेज गर्ल्स के लिए रोल मॉडल किस पॉइंट पे बन सकती है? फर्स्ट, बिकॉज ऑफ एजुकेशन उसने अपने आप को एम्पावर किया, वो कॉन्फिडेंट गर्ल बनी. उसने अपने संस्कार नहीं भूले, उसने अपने पेरेंट्स के विशेस को ऑनर करते हुए एक बिल्कुल ही मिसमैच्ड ग्रूम के साथ शादी करने को तैयार हुई. बट जब ग्रूम ने उसके पेरेंट्स की बेइज्जती करी, तब शी वॉज एबल टू एसर्ट हर ओन राइट्स. वो अपने लिए बोल पाए, वो उस ग्रूम को मतलब शादी के लिए मना कर पाए. तो these are all the reasons कि भोली का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम भोली टू सुलेखा, उससे आपको भोली में अपना रोल मॉडल दिखता है. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो, यू हैव लाइक दिस सीरीज, एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हुआ होगा. So with this end, with this thought, I will end the video by saying happy revision and all the best for your exams. May you achieve wonders. And thank you so much for giving me your crucial time. I really appreciate it. Thank you so much.